Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss chemical kinetics part 2. In the last lecture we have discussed the general introduction of chemical kinetics along with some minor topics. रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक्स ने किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बताया था कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, उस बारे में सिर्फ जानकारी देता था वो कि थर्मोडायनेमिक्स का फिजिबिलिटी का जो मेजरमेंट था वह था चेंज इन फ्री एनर्जी। ऐसी रिएक्शन जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव आएगा वही रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी कहता था, या लेफ्ट से राइट में होगी या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएगी। ये रिएक्शन जिसमें डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो वो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल नहीं होगी। ये सब चीजें बताई। बट जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी फिर हमने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताएगा कि ये रिएक्शन कितने टाइम पे पूरा हुआ। अब थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी लिमिटेशन है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का डेटा ये कहता है कि ग्रेफाइट, कोयले से हम डायमंड बना सकते हैं, बट ये जो रिएक्शन होती है, यह जो कन्वर्जन होता है वह इतने साल लगाता है, 10⁻³ ईयर्स, ऑलमोस्ट इतना साल लगता है। तो ऐसी रिएक्शन पड़ गई भाई, क्या फायदा इसका। तो ये तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, डायमंड इज फॉरएवर कहते हैं। डायमंड फॉरएवर होता है क्योंकि वह चेंज नहीं हो रहा है, इतना स्लो रहा है, इतने साल लगा, 10⁻³ ईयर, जानते हो कितना, बहुत ज्यादा साल है। तो इसी के लिए फिर यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की जो हमने फिर लास्ट टाइम बात की थी कि ऐसी ब्रांचेस में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है या कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करेंगे या उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, वो सब चीजें बताई थी। देन उसमें फिर हम आए थे कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर जैसी रिएक्शन होगी विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा भाई, कम होते जाएगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, बढ़ते रहेगा। सपोज ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास आज 100 रुपए हैं, तुमने उनको क्या ग्रेजुअली खर्च करते रहे, तो वहां पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे 100 में से 90 रुपए बचेंगे, 80 बचेंगे, 70 बचेंगे, लास्ट में जीरो में आ जाओगे। तो पैसे लेके तुम कहीं खरीदारी कर दोगे तो वहां क्या दुकानदार की ओर जाएंगे, तो क्या ग्रेजुअली तुम्हारे पैसे कम होते, रिएक्टेंट तुम हो और दुकानदार के है, प्रोडक्ट है उस पर। तो उसके बाद क्या हो रहा है वहां से कि तुम्हारा कंसंट्रेशन या तुम्हारे पैसे कम होते जा रहे हैं, उसके बाद पैसे बढ़ते रहेंगे। ऐसे यहां भी मान लो। फिर यहां से हमने कहा था कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो इसमें चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन करके हमने बताया था। इसमें थोड़ा और क्लियर कर देंगे, लास्ट टाइम थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजन की स्थिति हो रही होगी शायद, कि रिएक्टेंट के मतलब केस में जो रेट होता है, हम कहते थे कि माइनस डेल्टा आर ऑब्लिक डेल्टा टी की बात कही थी। अब नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या मतलब क्या बता रहा है, ये बताता है कि यहाँ पर कि जैसे रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दो लिमिट है यहाँ पर R2 माइनस R1 करेंगे तो R2 क्या होगा, छोटी संख्या होगी, छोटी से बड़ी क्या करोगे, अगर तुम माइनस करवाओगे तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट के केस में तो डेल्टा पी ऑब्लिक डेल्टा टी लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो P2 होगा वह बड़ा ही होगा और P1 कम होगा, तो वहां पर क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। छोटी सी कंपटीशन में आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। यदि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में वहां पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का अब यहाँ पे फर्दर देखते हैं क्लासिफिकेशन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले हम देखो एवरेज एक औसत समझते हैं कि जैसे हम यहाँ से किसी भी टैक्सी पे अल्मोड़ा से गए हल्द्वानी, अल्मोड़ा से हल्द्वानी गए, तो वहां पर जो डिस्टेंस हमने क्या किया कि वहां से अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक जाने पर इतनी जो दूरी थी वह सपोज हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर की थी। उस 100 किलोमीटर को हमें कवर करने के लिए 3 घंटे लगे। तो यहाँ पर जो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे, जो मैकेनिकल स्पीड होगी वह क्या होगी, अगर पर आवर में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो यह आएगा 33.33 किलोमीटर पर आवर। ये तो होगी एवरेज। अब बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यदि हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा फ्रैक्शन में चेक करेंगे तो हो सकता है कि कभी गाड़ी 60 की स्पीड में जाए, स्पीडोमीटर से चेक करेंगे, कभी 80 चले, कभी 100 चले, लेकिन ऑन एन एवरेज हमने लास्ट में कितना हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये 33.33 मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो स्पीड को हम कहेंगे एवरेज स्पीड। बट यदि हम अगर क्या करते हैं कि यहाँ से पर्टिकुलर एक किसी पॉइंट पे गाड़ी के
जो वहां पे क्या लगा स्पीडोमीटर होता है वो वहां पर दिखा रहा है 120। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक बहुत छोटे फ्रैक्शन ऑफ टाइम पर जो रेट होगा उसको कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट। ये इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, देखो क्या एवरेज की डेफिनेशन क्या होगी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड ओवर वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल। जहां पे बहुत बड़ा हमें दो टाइम की लिमिट है, शुरू में हमने कहा कि 10 मिनट था, बाद में फिर हमने कहा कि 100 मिनट बाद, तो वहां पर 100 माइनस 10 एक लिमिट होगी टाइम की। लेकिन उसके अगर बीच पे ही बहुत छोटे टाइम पे मतलब कि इंस्टेंट, मतलब हमने कहा कि उनके बहुत छोटे मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे हमने कहा कि वहां पर रेट क्या हुआ, तो उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस। इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस का, द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड ओवर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत छोटे टाइम पर। या हम ये भी कहते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को जिसको डिनोट करेंगे, इसको हम डेल्टा एक्स ऑब्लिक डेल्टा टी, एक्स के कंसंट्रेशन के हम यहाँ पे हम देख रहे जो टर्म है वो है, और इसके टर्म पे हम करेंगे डी एक्स ऑब्लिक डी टी। यहाँ पर डेल्टा जहां पे दो लिमिट होगी, ये डी डिफरेंशियल है यहाँ पर जो हम कल वहां से लेते हैं, मैथमेटिकल टर्म है ये। तो यहाँ पर है ये डी बताएगा इंस्टेंटेनियस को, इंस्टेंट वाली को। अब देखो व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0 देन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंस्टेंटेनियस। वही चीज हमने कही ना कि यहां से हम अंदर चले गए, पूरी स्पीड को हमने जब मतलब जितना भी डिस्टेंस कवर किया 3 घंटे में, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने, यदि वहां पर हम क्या करेंगे कि टाइम इंटरवल को लगभग बिल्कुल 0 तो नहीं होगा, वो बहुत कम होगा, तो इसलिए हम उसको अप्रोचेस टू 0 कह रहे हैं। तो उस डेल्टा जो यहाँ पर टी था, जब ये 0 की ओर जाएगा, बिल्कुल 0 के आसपास पहुंच जाएगा, तो उसको वहां पर कहेंगे हम बहुत छोटा टाइम होगा डी टी। तो यहाँ पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस आपको समझ में आती है, बस यही कैसे इसमें चेंज हो रहा है जो हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे इनको ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल समझिए। देखो कि जब केमिकल काइनेटिक्स में जो ग्राफ होते हैं, सिंपली यहाँ पर बस एक ऑर्डिनेट्स या यहाँ पर वाई और एक्स, यहाँ पर एक्सिस हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये रिएक्टेंट का यहाँ पर क्या है कि तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो, और यहाँ पे ये है टाइम। सिंपल यहाँ पे देखते हो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर 0 से लेके यहाँ पर। अब हमने देखो रिएक्टेंट के टर्म में यहाँ पर जो ग्राफ बना रहेगा ऐसा नीचे को कर रहे हैं ऐसा है। इसका क्या मतलब है, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन यहाँ पे देखो इसके सापेक्ष मैक्सिमम यहाँ पर था, बढ़ रहा है ना, पर जब टाइम बढ़ते रहा कंसंट्रेशन देखो नीचे को क्या कर रहा है, कम होते आ रहा है। तो शुरू में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने का मतलब है, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, फिर यहाँ से नीचे नीचे डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, ये यहाँ से कम होते आ रहा है, बस लास्ट में क्या होगा, सैचुरेशन में आ जाएगा। एक क्योंकि बाद में हम इसको पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। तो यहां से हम देख सकते हैं देखो कि जब टाइम जैसे देखो जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, टी यहां से हम देख रहे हैं जब T1 था, T1 यहाँ पर ये टाइम T1 है, तो T1 पर कंसंट्रेशन जो क्या था इसके सापेक्ष, यहाँ इस पॉइंट पे देखते ये x1 से हमने यहाँ पर डिनोट किया इसको। एंड जब टाइम T2 था, T2 के सापेक्ष जो कंसंट्रेशन है, इधर देखो यहाँ पर ये था, ये x2 है। तो यहाँ पर हमें देखो दो चीजें मिल रही हैं, एक तो दो कंसंट्रेशन, जो हायर वाला यहाँ पर x1 है और जो कम वाला x2 था, क्योंकि कम हो रहा है, और टाइम T1 T2। तो इस केस में तो हम इजीली जो आर एवरेज निकाल सकते हैं। माइनस साइन देखो वही यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं ना, माइनस साइन से लगाते क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हो रहा है, रिएक्शन बढ़ जैसे जैसे हो रही है आगे, डेल्टा आर ऑब्लिक डेल्टा टी। अब डेल्टा आर का मतलब था कि जो कंसंट्रेशन बाद वाला कंसंट्रेशन हुआ क्या था, x2 ये है, ये x2 माइनस x1 जो T1 पर था, ये ऑब्लिक T2 माइनस T1। अब यहाँ पे क्या होगा, x2 छोटी संख्या है, x1 बड़ी है, तो छोटी से बड़ी को क्या करोगे, अगर तुम रिड्यूस करोगे यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से इसको तो हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है ये। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजी है, इसको आप इजीली जैसे कोई न्यूमेरिकल बाद में लगाएंगे इससे हम रिलेटेड, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। दूसरा आते हैं हम इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस के लिए देखो यहाँ पर सेम वही ग्राफ है, यहाँ से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ से शुरू से क्या कम होते जा रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पर बहुत बड़े यहाँ पर टाइम इंटरवल में नहीं था, एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें यहाँ पर देखिए P पर, जब यहाँ पर टाइम यहाँ पे P के जो यहाँ पर था, यहाँ पर हमने क्या करना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इस पॉइंट पे निकालना है। तो थोड़ा यहाँ पर मैथ्स लगते हैं, हल्के मैथ्स, बहुत ज्यादा इतने यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, इसको बस आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि बस जितना मैं बता रहा हूँ उतने में फोकस करो बस। इससे बताने के लिए आप क्या करेंगे,
एक टेंजेंट क्या करोगे, यहां से ड्रॉ करोगे। टेंजेंट मतलब कि यहां से क्या करोगे तुम, दोनों एक्सिस में क्या करोगे, सीधी स्ट्रेट लाइन यहां से भी यहां ड्रॉ करोगे, जिससे यहां पे क्या होगा, इस एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो जाए। तो यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इधर ये लाइन आई यहां से पी ए पे करोगे, यहां पे कट कर रहा है। और इस वाले एक्सिस में, टाइम वाले में ये कर रहा है बी पर। तो यहां से हमें क्या मिलता है, देखो कि जो टेंजेंट के सापेक्ष यहाँ पे देखो हमें स्लोप मिलेगा। स्लोप की कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे हम ओ ए और ओ बी का रेशियो। तो हियर ओ ए ऑब्लिक ओ बी इक्वल टू, ये स्लोप है, स्लोप स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव, क्योंकि नीचे आ रहे हैं। तो इनको कैलकुलेट करके हम इजीली यहाँ पर क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये दोनों ग्राफ है। तो ये तो बहुत सिंपल ग्राफ है, और इसमें जो मेन है भी न्यूमेरिकल जब सेक्शन में तो वहां से हम इजीली इसको समझ सकते हैं भी। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस को हम इजीली समझ चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं हम कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के जो हम उनके एक्सप्रेशन लिखते हैं किसी भी इक्वेशन पे दी होंगी। तो सपोज हमारे पास लेट अस वी हैव हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी से बना है सी प्लस डी। अब यहाँ पे स्मॉल ए बी सी डी क्या है, जैसे हम उनके मोल लेते हैं, इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहेंगे। और ए बी सी डी जो कैपिटल है ये क्या है, ए और बी रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड पर, सी और डी क्या है, इस पे प्रोडक्ट है। तो इस पे जब हम रेट, अगर एवरेज रेट को लेंगे तो यहाँ पर एवरेज में ऑलवेज हम क्या यूज करेंगे, एवरेज में यूज करेंगे डेल्टा, और इंस्टेंटेनियस में यूज करेंगे हम डी। तो एक बार देखता हूं, एवरेज को लिखता है, रेट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके में। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको मतलब कि जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पर इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि माइनस साइन सबसे पहले लगाते हैं, फिर इनके जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं हर जगह जो भी इनका रेट होगा एक्सप्रेशन का। -1/a डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑब्लिक डेल्टा टी, सब टर्म बराबर होंगे, इक्वल टू -1/b डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। देखो रिएक्टेंट की साइड में हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे हमने इसको लगा यहाँ पे लगाया, क्यों लगाया है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के जैसे बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, कम होगा। इक्वल टू 1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/d डेल्टा डी ऑब्लिक डेल्टा टी। ये तो हो गया एवरेज। वही चीज अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल डी लगाएंगे तो वहां पर ये सब हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो आप लोग खुद ही यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये तो हमने लिख दिया एवरेज, यहाँ पर रेट इंस्टेंटेनियस करके यहाँ पर 1/a, बस यहाँ पर सिर्फ डेल्टा की जगह हमने डेल्टा को रिप्लेस करने की, इसमें डी में करना है, डी में। तो ये वाले टर्म यहाँ से डी लगे। अब यहाँ से देखो कौन से टर्म क्या यहाँ से बता रहा है इतना, ये जो पूरे टर्म है, ये पूरे का पूरा, तो ये तो बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, पूरा टर्म ये जो जितना भी हमने लिखा है इनके गोलों के अंदर जो है ये सब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। बट इसमें सब देखो हम क्या कहेंगे, जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो ए और बी रिएक्टेंट है तो ये किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे डिसअपियर होंगे, डिसअपियर। और सी और डी क्या होंगे, अपियर होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा, जीरो, मतलब कि शुरू में 100% होगा, बाद में 0 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो एक यहां से रिएक्टेंट क्या होंगे, डिसअपियर, ये होंगे अपियर। तो ये -1/a डेल ए अपॉन डेल टी रिप्रेजेंट्स दी रेट ऑफ रिएक्शन। ये पूरा टर्म तो अगर 1/a डेल ए ऑब्लिक डेल टी, ये थोड़ा इसको समझ लो और सब समझ में आ जाएगा। बट इतना टर्म देखो, बट डेल ए ऑब्लिक डेल टी, इतना ही टर्म ये क्या बता रहा है भाई, ये बता रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। सिर्फ देखो हम जब ए को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जब इसको डिवाइड नहीं कर रहे, तो इतने को डेल ए ऑब्लिक डेल टी, नेगेटिव साइन तो ठीक है लगाएंगे, इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ में आ जाएगा। इसको कह रहे हैं हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, लाइक दैट डेल्टा बी ऑब्लिक डेल्टा टी होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, और डेल सी ऑब्लिक डेल टी होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, डेल डी ऑब्लिक डेल टी होगा रेट ऑफ दी अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको समझ रहे हैं कैसे हम अगर डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखो और यहाँ पे एग्जांपल एक हम समझते हैं इजीली, हम उसको अभी तो न्यूमेरिकली बनाएंगे वहां से इजीली। देखिए एक देश हमारे पास PCl5 है, ये ब्रेक बराबर PCl3 प्लस Cl2 पर। अब यहां पर तो हमें कहीं दिक्कत नहीं, ये रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, रेट इक्वल टू हो जाएगा, देखना इस पर रेट इक्वल टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट की साइड है, माइनस डेल्टा PCl5 ऑब्लिक डेल्टा T इक्वल टू जितने भी टर्म चाहे यहाँ A प्लस B प्लस C जितने होंगे, यहां हम क्या करेंगे डेल्टा PCl3 ऑब्लिक डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा Cl2 ऑब्लिक डेल्टा T। ये तो यहां से समझ में आता है मेरे को, डेल्टा PCl5 ऑब्लिक डेल्टा T। अब क्योंकि इनके आगे सब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक सब 1 है, तो डेल्टा PCl5 ऑब्लिक डेल्टा T गिव्स द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5। ऐसे ये तीन के तीन रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं, और जो अपने अपने टर्म है ये क्या बताएगा, रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5 ये बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ही बताएगा, और साथ में वो भी बताएगा कि रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ PCl3 ये रेट ऑफ रिएक्शन ही बताएगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cl2 भी यहाँ को बताएगा। अब ऐसी रिएक्शन लेंगे कि जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग होंगे। देखो एक यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल या इस तरीके से हम समझते हैं, कोई एग्जांपल चलो N2 प्लस 3H2 से हम चलो अमोनिया का फॉर्मेशन देख लेते हैं, 2NH3 N2 प्लस 3H2 से बन रहा है 2NH3। हियर वी आर गिवन, देखो गिवन क्या है इसमें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है, अमोनिया NH3 इक्वल टू 1.3 into 10 to the power -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं कैलकुलेट करने के लिए, चलो हम पहला तो इसमें आते हैं, फर्स्ट आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा देखते हैं फिर हम यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस इस क्वेश्चन को आप देखिए और एक बार ये समझ में आता है, सारे क्वेश्चन बनते थे। हमें रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 हमें कैलकुलेट करना है, और हमें गिवन भी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दिया गया है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी कंपटीशन में आए या यूनिवर्सिटी के किसी भी अगर एग्जामिनेशन में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। इसको एक बार ट्राई कीजिए, बस एक बार। न्यूमेरिकल सेक्शन पे हम लोग कई बार भाग जाते हैं कि नहीं भाई कैलकुलेशन है, ऐसा कहीं नहीं भाई, बस मैथ आना चाहिए आपको। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे रेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो रेट इक्वल टू लिखेंगे, सबके टर्म में लिखेंगे यहाँ पर। अब क्योंकि इसके आगे तो 1 ही था, डेल्टा N2 ऑब्लिक डेल्टा T। अब नेगेटिव साइन लिखे नहीं लिखे ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू, अब ठीक है चलो अब लिख देते हैं उसको समझने के लिए, -1/3 डेल्टा S2 ऑब्लिक डेल्टा T। अब यहां पे दो हैं, देखो स्टोइकोमेट्रिक, इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 ऑब्लिक डेल्टा T। अब हमें गिवन क्या है, देखो यहां पर थोड़ा इसको समझोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। अब इतने टर्म तो यहाँ पर जो तीन के तीन टर्म, ये तो ये पूरे टर्म क्या देंगे, ये तो रेट देंगे, ये टर्म भी और ये पूरा टर्म भी, ये देंगे रेट ऑफ रिएक्शन पूरे के पूरे, क्योंकि हमने यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन लगा रखी है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमने क्या डिवाइड भी कर रखी है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, हमारे पास सिर्फ इतना है, डेल्टा NH3 ऑब्लिक डेल्टा T ही हमें दिया गया है। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन के हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। वेरी इजी, देखो पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, हमें कितना दिया गया है, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए यहाँ पर समझो, क्योंकि हमें डेल्टा NH3 ऑब्लिक डेल्टा, यहाँ पर जो हमें इतना डेल्टा T ही गिवन है, वो दिया था जो भी हमने अभी लिखा था, कितना था, इसको हम लिखेंगे 1.3 into
10⁻³ लिखा था, जितना भी लिखा वो उसकी यूनिट वही होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन ठीक है अपने हिसाब से करना, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इतने को, जब हम रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ NH3 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा x ठीक कैलकुलेशन कर लेना इसकी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो निकल गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया तो यहाँ पर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 भी निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, सिंस हम यहाँ पे क्या कहेंगे, -1/3 डेल्टा H2 ऑब्लिक डेल्टा T इक्वल टू हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे इतना 1.3 × 10⁻³ और 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वहां पर हो जाएगा वही इसका हो जाएगा, यहाँ नहीं इसको हम समझते हैं, इसको थोड़ा सा दिक्कत होगी सर मुझे लग रहा है। देखो -1/3 डेल H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर। रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने यहाँ से निकाला था x, ये x ने यहाँ से निकाल दिया है, बस सिर्फ हमें अच्छा इतना निकालना है, ऐसा ये इतने को निकालना हमने। तो यहाँ से माइनस डेल्टा H2 ऑब्लिक डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से इस, देखो यहाँ पे x को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 3 × x मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया है रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ H2। बस सिंपल से 1-2 क्वेश्चन और इस तरह के आप स्वयं खुद से बना लें। और यदि और दूसरा एग्जांपल ले लें, इसमें देखो N2O5 है, 4NO2 प्लस O2 में ये क्या हो रहा है यहाँ से बैलेंस हो रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे चाहे हमें कुछ भी दिया होगा, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो या किसी का फॉर्मेशन दिया हो, कुछ भी दिया हो, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को तुम एक बार ट्राई करना है, इसको सिर्फ उतना लिखना है, क्या लिखना है। अगली बार मैं नेक्स्ट में इसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आगे लेके चलूंगा आगे। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे कि जैसे इसको रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिखेंगे 1-1/2 डेल N2O5 और इसके टर्म में लिखेंगे, इसके टर्म में लिखेंगे। यहाँ से हमें कुछ भी दिया जाएगा, हम यहाँ से चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस हो या चाहे रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो, इसको हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। और आज के लिए चलो इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसी से रिलेटेड आगे कुछ और भी न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ टॉपिक भी लेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।